हेलो दोस्तों, अमरजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आइए हम अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार चल रहा था। हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा किए थे। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा है, जिसमें से हमने समानता के अधिकार के बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19, 20, 21A, 22 की चर्चा है। आइए हम आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा करते हैं। अब आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं, या कह सकते हैं आर्टिकल 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार में की स्वतंत्रता है। यदि पूछेगा कि आर्टिकल 19 में मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, तो 7 प्रकार की। आइए हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में नंबर 1, 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) में शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1)(c) में संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 19(1)(e) में भारत में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। 19(1)(g) में कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता क्या है? शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता क्या है? संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता क्या है? भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। क्या? आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवी स्वतंत्रता भारत में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। और छठवीं स्वतंत्रता है कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की। देखो ध्यान से, विचार और अभिव्यक्ति की। दूसरी क्या है? शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी क्या है? संगठन बनाने की। क्या? संगठन बनाने की। यदि हम संगठन बनाएंगे तो उसका विस्तार करने के लिए क्या करेंगे? आवागमन करेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करेंगे। जब आवागमन करेंगे तो हमें कहीं रुकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो अब हमें निवास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आवागमन करेंगे तो हम कहीं पर रुकेंगे, तो निवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जब निवास की स्वतंत्रता मिल गई तो जब निवास करेंगे तो अब हम रोजी रोटी के लिए किसी व्यवसाय की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नोट 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार, ये 7वीं स्वतंत्रता थी। क्या? 7वीं स्वतंत्रता क्या थी? संपत्ति के अधिकार से संबंधित स्वतंत्रता थी। 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, जो 44वें संविधान संशोधन
जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल संविधान की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी प्रकार की? वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर कहाँ पे रख दिया गया? अनुच्छेद 301 विधिक अधिकार। अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन इनमें से कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है और संविधान प्रत्येक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाता है। लेकिन इनमें से कोई भी स्वतंत्रता, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी जा रही है, ये असीमित नहीं है और हमारा संविधान प्रत्येक स्वतंत्रता पर क्या लगाता है? सीमा लगाता है। आइए हम प्रत्येक स्वतंत्रता पर सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी स्वतंत्रता पर कौन सी सीमा लगी हुई है। पहली स्वतंत्रता जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विचार और अभिव्यक्ति पे सीमाएं लगी हुई हैं। यदि आपके विचार और अभिव्यक्ति की वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता खतरे में आ जाएगी, राज्य की सुरक्षा खतरे में आ गई, कानून व्यवस्था खतरे में है, या आपकी विचार और अभिव्यक्ति आप अपने विचार और अभिव्यक्ति में अपशब्द कह रहे हैं, किसी को न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, अपराध के लिए उकसा रहे हैं, तो आपकी जो स्वतंत्रता दी गई है, पहली स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको राज्य मना भी कर सकता है। दूसरी प्रकार की जो स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। उस पे सीमाएं क्या हैं? भारत की संप्रभुता एवं अखंडता खतरे में आ जाए, कानून व्यवस्था खतरे में आ जाए, क्या जाए? भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, आपके सम्मेलन की वजह से भारत की संप्रभुता और एक अखंडता खतरे में आ जाए तो आपको सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। और तीसरी स्वतंत्रता संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यदि आपके संगठन बनाने से कानून व्यवस्था खतरे में आ जा रही है तो आपको संगठन बनाने से रोका जा सकता है। और नंबर 4 जो स्वतंत्रता है आवागमन की स्वतंत्रता। नंबर 4 क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। और नंबर 5 क्या है? निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। दोनों पर एक साथ सीमाएं लगती हैं। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित और एसटी का हित, अनुसूचित जनजाति। यदि आपके आवागमन या निवास से अनुसूचित जातियों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो राज्य आपके निवास या आवागमन पर स्वतंत्रता को रोक लगा सकता है। और छठी स्वतंत्रता है कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। छठा क्या है? कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो उस पर क्या सीमाएं लगी हैं? जनता का हित। ऐसा कोई व्यवसाय चुनिए जिसमें जनता का हित हो। क्या हो? जनता के हित हो। राज्य के द्वारा तकनीकी अहर्ताएं लगाई जा सकती हैं। ऐसा व्यवसाय करना जो अनैतिक हो, ऐसा व्यवसाय करना जो अनैतिक है। राज्य के द्वारा तकनीकी अहर्ताएं लगाई जा सकती हैं। जैसे आप हिंदू बाहुल क्षेत्र में कत्ल खाने का व्यवसाय करेंगे तो वहाँ पे उपद्रव भी हो सकता है, इसलिए राज्य वहाँ पे तकनीकी अहर्ताएं लगा सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण प्राप्त करना। अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकती। क्या? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकती। इसके 3 भाग हैं। 20(1) में कहा गया है भूतलक्षी विधायन की मनाही। क्या? भूतलक्षी विधायन की मनाही। इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। कोई व्यक्ति था जब अपराध किया तो तब 1 साल की सज़ा हो गई, अब 2 साल की सज़ा हो गई। क्या हो गई? अब 2। लेकिन अब उसी अपराध के लिए वर्तमान में 2 साल की सज़ा हो गई है उसी अपराध के लिए। तो उस व्यक्ति को जब उसने अपराध किया था तो उसी के आधार पर जब जो कानून लागू था उस समय
उस समय 1 वर्ष की सज़ा थी, तो उसको 1 वर्ष की सज़ा ही दी जाएगी, ना कि 2 वर्ष की। इसी को कहते हैं भूतलक्षी विधायन की मनाही। क्या? भूतलक्षी विधायन की मनाही। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। और 20(2) में कहता है दोहरे दंड की मनाही। क्या? दोहरे दंड की मनाही। यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको एक बार दंड दे दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। ये क्या है? 20(2) में क्या कहता है? दोहरे दंड की मनाही। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और तीसरा क्या है? 20(3) में अपने ही विरुद्ध। क्या? अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई अपराधी है, उससे ये नहीं कहा जा सकता या उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने खिलाफ गवाही दे। आइए अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित? कभी कभी पूछ लेता है जीवन के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल जो 21 है ये इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे पेपर में, जीवन का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। इसके बारे में समझते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, किसी व्यक्ति को जीवन, क्या? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, मनमाने तरीके से नहीं। किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राज्य मनमाने तरीके से किसी को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। जीवन के अधिकार से संबंधित कुछ केस हुए जो इम्पोर्टेंट हैं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस। इसमें न्यायालय ने A.K. गोपालन केस में ये 1950 में हुआ था। न्यायालय ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। क्या की? न्यायालय ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की और जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना बताया। जो A.K. गोपालन केस में न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की और जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना ही माना। लेकिन मेनका गांधी केस, क्या? मेनका गांधी केस 1978 में, इसमें न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की। क्या की? व्यापक व्याख्या की कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना। कि कैसे जीना? मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना। अतः जीवन के अधिकार में वह सभी अधिकार शामिल हैं, जीवन के अधिकार में वह सभी अधिकार शामिल हैं जो मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। न्यायालय ने अलग अलग मामलों में, न्यायालय ने अलग अलग मामलों में जीवन के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए। जैसे मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट रखने का अधिकार। क्या? पासपोर्ट रखने का। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। क्या? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार। आपको कोई भी मनमाने तरीके से हथकड़ी नहीं लगा सकता। रोजी रोटी का अधिकार। आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार होगा। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। क्या? राज्य से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। निद्रा का अधिकार। क्या? निद्रा का अधिकार। आप 6 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, 14 घंटे सो रहे हैं, 18 घंटे सो रहे हैं, इससे किसी से मतलब नहीं है। आपके जीवन का अधिकार है। इस निद्रा के अधिकार पर आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप 20 घंटे क्यों सो रहे हैं, 18 घंटे क्यों सो रहे हैं। आपकी जितना मन करे उतना सोएं।
निद्रा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। फिर निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है निजता का अधिकार है, तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। जीवन के अधिकार से संबंधित समलैंगिकता का मुद्दा आया। क्या समलैंगिकता जीवन का अधिकार है? ये धारा इससे संबंधित धारा 377 भी है। अब आज आइए समझ लेते हैं कि समलैंगिकता क्या है। समलैंगिकता का मतलब नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना, पशु के साथ यौन संबंध बनाना, समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना, किसी भी व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना। क्या समलैंगिकता? नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना एक किस में आएगा? समलैंगिकता में। पशु के साथ यौन संबंध बनाना, समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना, किसी भी व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना। धारा 377 कहता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता है। धारा 377 क्या करता है? अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। कितनी सजा का प्रावधान है? 10 वर्ष से लेकर आजीवन की सजा दी जा सकती है। अगर अप्राकृतिक यौन संबंध कोई करता है तो उसके लिए कितनी सजा है? 10 वर्ष से लेकर आजीवन की सजा दी जा सकती है। अप्राकृतिक यौन संबंध में ये चारों पॉइंट आएंगे। तो क्या समलैंगिकता जीवन का अधिकार नहीं है? तो इसके लिए नवजोत सिंह जौहर केस 2018 में हुआ। क्या हुआ? नवजोत सिंह जौहर केस कब हुआ? 2018 में। नवजोत सिंह जौहर केस में समलैंगिकता को वैध ठहराया गया। क्या ठहरा दिया गया? वैध ठहरा दिया गया, सही मान लिया गया। और वर्तमान स्थिति यह है कि यह लागू है। समलैंगिकता क्या है? लागू है, वर्तमान में यही लागू है। लेकिन शर्त है, समलैंगिकता वैध ठहराया गया है लेकिन इसके लिए क्या है? शर्त है। नंबर 1, संबंध केवल वयस्कों के बीच बनाया जा सकता है। संबंध केवल वयस्कों के बीच बनाया जा सकता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनिवार्य है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनिवार्य है। यह संबंध केवल एकांत में बनाया जा सकता है। तो समलैंगिकता जो है वर्तमान में वैध है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि समलैंगिकता वैध है कि नहीं, तो वर्तमान में वैध है। या हमारा मौलिक, ये हमारे स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल जीवन के अधिकार से संबंधित है। लेकिन इसकी शर्त है। क्या शर्त है? संबंध केवल वयस्कों के बीच, दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, या केवल एकांत में बनाया जाएगा। फिर आगे आइए देखते हैं जीवन से संबंधित। क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? तो पी रथिनाम केस 1994 हुआ। न्यायालय ने जीवन के अधिकार में जीने और मरने का अधिकार दोनों शामिल किया। पी रथिनाम केस में न्यायालय ने क्या कहा? कहा कि जीने और मरने का अधिकार दोनों शामिल है। फिर ज्ञान गौर केस 1996 में हुआ। तो न्यायालय ने कहा आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार शामिल नहीं किया। न्यायालय ने आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार शामिल नहीं किया, सिर्फ जीने के अधिकार को मूल अधिकार बताया। वर्तमान स्थिति ये है कि आत्महत्या जो है जीवन हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ जीने का अधिकार ही मौलिक अधिकार है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 कहती है आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। यदि आप आत्महत्या कर रहे हैं, यदि आप बच गए तो आपको अपराधी माना जाएगा। क्या माना जाएगा आपको? यदि आप आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपने आत्महत्या की, यदि आप बच गए तो आपको अपराधी माना जाएगा। कौन सी धारा कहती है? 309। आईपीसी की धारा 309 कहती है कि आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। क्या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु जीवन के अधिकार से संबंधित है? क्या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु
जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु, दोनों बात एक ही है। तो दया मृत्यु के बारे में समझ लेते हैं। दया मृत्यु किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, यदि कोई व्यक्ति किससे पीड़ित है? असाध्य रोग से पीड़ित है, और वह कष्ट से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता है। किसकी मांग करता है? मृत्यु की मांग करता है, और उसे मृत्यु प्रदान करना यूथेनेसिया या दया मृत्यु कहलाता है। यूथेनेसिया जो है मेडिकल साइंस की भाषा है, यूथेनेसिया या दया मृत्यु कहलाता है। दया मृत्यु जीवन के अधिकार से संबंधित है कि नहीं है? अरोड़ा सानवा केस में कहा गया कि दया मृत्यु 2 प्रकार की होती है। दया मृत्यु कितने प्रकार की होती है? सक्रिय दया मृत्यु, निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय दया मृत्यु के बारे में समझते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के ऊपर जीवित हो, स्वयं जीवित हो, क्या हो? स्वयं जीवित हो, और उसके द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु देना, उसके द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु देना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं अपने ऊपर जीवित है, अपने ऊपर जीवित है, उसके द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु देना, वो किस में आएगा? सक्रिय दया मृत्यु में। और निष्क्रिय दया मृत्यु में कोई व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली पर, वेंटिलेटर, जीवन रक्षक प्रणाली पर हो, उसे हटा लेने पर उसकी मृत्यु हो जाए, उसे क्या कहेंगे? निष्क्रिय दया मृत्यु कहेंगे। सक्रिय दया मृत्यु को न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने अवैध माना, क्योंकि यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। सक्रिय दया मृत्यु जो है, ये न्यायालय ने इसको अवैध माना, क्योंकि यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। लेकिन निष्क्रिय दया मृत्यु को न्यायालय ने क्या माना? वैध माना, लेकिन शर्त रखी, परिवार या केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। किसकी अनुमति जरूरी है? परिवार या केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। दूसरी शर्त क्या रखी? मेडिकल पैनल द्वारा पुष्टि की जाए, मेडिकल पैनल द्वारा पुष्टि की जाए कि वह व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली पर है। और तीसरी शर्त क्या है? हाई कोर्ट के जज द्वारा पुष्टि की जाए, हाई कोर्ट के जज द्वारा पुष्टि की जाए कि वह व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली पर है, तभी उसको निष्क्रिय मृत्यु दी जा सकती है। आर्टिकल 21A के बारे में चर्चा करते हैं। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। आर्टिकल 21A हमारे मूल संविधान में नहीं था। यह 86वें संविधान संशोधन, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? यह राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा। आर्टिकल ए शिक्षा से भी संबंधित आर्टिकल है, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आर्टिकल 21 हमारे मूल संविधान में नहीं था। आइए अब आगे आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा करते हैं। यह एग्जाम और जीवन से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 में कहा गया मनमानी गिरफ्तारी, क्या? मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण। आर्टिकल 22 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी का मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, वह अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है, परामर्श या सलाह लेने का अधिकार है। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तारी के कारण बताना होगा। यदि उसको गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो उसको अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है। और 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने कस्टडी में उसको नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन यह अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होंगे, जो ये गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, मनपसंद वकील से परामर्श, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन ये सब चीज़ें
दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। नंबर 1, शत्रु अन्य देशीय नागरिक। कौन? शत्रु अन्य देशीय नागरिक। निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति या निवारक निरोध, दो व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होंगे। कौन कौन से? शत्रु अन्य देशीय नागरिक, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। शत्रु अन्य देशीय नागरिक का मतलब ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। शत्रु अन्य देशीय का मतलब कि ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, वहाँ का नागरिक को भारत की सरकार गिरफ्तार कर ली, तो उसको गिरफ्तारी के कारण नहीं बताने होंगे, उसको मनपसंद वकील से परामर्श लेने का अधिकार नहीं होगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। और निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी ये सारे अधिकार ऊपर के नहीं मिलेंगे कि उसको गिरफ्तारी कारण बताए जाएंगे और मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब आइए समझते हैं निवारक नज़रबंदी क्या किसे कहते हैं। निवारक नज़रबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका पर गिरफ्तार करना। निवारक नज़रबंदी का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है लेकिन राज्य को लग रहा है या पुलिस को या सरकार को लग रहा है कि ये भविष्य में अपराध कर सकता है, तो उस आशंका के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत टाडा, मीसा, पोटो, मकोका आदि इसके अंतर्गत आते हैं। निवारक नज़रबंदी के तहत कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 माह से अधिक रखना है। पुलिस अपनी कस्टडी में 3 माह से अधिक रखना चाहती है तो सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश। अब सलाहकारी बोर्ड में कौन कौन से सदस्य होंगे? वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की अर्हता मतलब योग्यता रखते हों, वो सलाहकारी बोर्ड में सदस्य होंगे और वो सिफारिश करेंगे कि उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक पुलिस कस्टडी में रखा जाए या ना रखा जाए। 3 महीने तक कोई बाउंडेशन नहीं है, 3 महीने तक पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है, उसको कहीं पे भी किसी के भी समक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो 3 माह था, 3 माह तक पुलिस किसी के सामने बिना प्रस्तुत के अपनी कस्टडी में रख सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 3 माह से उसको 2 माह कर दिया गया। 2 माह तक पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है बिना किसी मजिस्ट्रेट वगैरह के सामने प्रस्तुत किए बिना। और 2 महीने से ज़्यादा रखने के लिए सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश लेनी पड़ेगी। अगर यदि सलाहकारी बोर्ड सिफारिश कर देता है कि इस व्यक्ति को 2 माह से अधिक कस्टडी में रखा जाए तो पुलिस उसको 2 माह से अधिक कस्टडी में रख सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने 2 प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। दोनों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। आगे के बचे मौलिक अधिकार अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यदि आपको नोट्स की PDF चाहिए हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।